स्ट्रोक रिकवरी यानी कि फालिज के बाद आपने अपना ख्याल किस तरह से रखना है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, स्ट्रोक पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी मैं शेयर कर रहा हूँ जिनका ख्याल पहले ख़ुद रखना है। सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात को एजुकेट करें, यानी कि आप अपने फेस को समझें कि आपको क्या हुआ था। उसके बाद आप अब किस कंडीशन में हैं, आपकी कौन सी चीज़ स्ट्रोक के बाद बच गई है, आपने उसे किस तरह से बेहतर करना है। ये नंबर वन जो है वो चीज़ होती है कि आपने अपनी ज़ात को एजुकेट करना है और अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट होना है। जब आप अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट होंगे तब आप चीज़ों को समझेंगे। स्ट्रोक के बाद बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है कि मुझे क्या हो गया, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा और इसके बाद क्या होगा। देखिए, स्ट्रोक के बाद जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, स्ट्रोक मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को मुतासिर करता है। किसी की ज़बान, स्पीच, गले के प्रॉब्लम मसल्स की हो जाती है, किसी के बाजू की, टांग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर आप ये देखें कि अगर आपकी टांग बच गई है, उसको सवेयर अटैक के बाद भी आपकी टांग के मसल्स में स्ट्रेंथ आ रही है या स्ट्रेंथ है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर यू। और उसके बाद आपका बाजू मूवमेंट में है, हल्की फुल्की हरकत कर रहा है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आपने उस चीज़ को देखना है और उसके अंदर जो चीज़ बच गई है आपकी, यानी कि जो मूवमेंट्स और जो आपके एक्शंस बच गए हैं, प्रिजर्व हो गए हैं, उन पे शुक्र अदा करें और साथ में आप उसके बाद उसको बेहतर करने के लिए अपने माइंड को समझाएं। ये होता है नंबर वन कि आपने अपनी ज़ात को एजुकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट योरसेल्फ, देन उसके बाद जो नंबर टू होती है वो होती है इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, आप स्ट्रोक के बाद कुछ लोग पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ सख्त रवैया रखते हैं, रूड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते। आपने अपने आप को हम्बल रखना है, आपने घर वालों के साथ, अपने केयर गिवर के साथ आपने जो है वो अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि वही आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। आपकी रिकवरी के लिए इमोशनल सपोर्ट जो है वो बेहद ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि आपने खुद से अपनी ज़ात को इनकरेज करना है एक्सरसाइज के लिए। कि बाज़ दफ़ा हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन हमने क्या करना है कि अपनी ज़ात को खुद समझाना है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा तो इससे मेरा ही फ़ायदा है। आपने जो है वो अपना आप को इनकरेज करना है एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद आपने चेक रखना है अपनी मेडिसिन्स पे, यानी कि जो आपकी मेडिसिन्स की रूटीन है, आपने ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, आपने स्ट्रोक की, आपने जो भी मतलब कि आपको ब्लड पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली या जो भी आपके न्यूरोफिजिशियन या फिजिशियन ने सजेस्ट की है, आपने उसको लाजमी खाना है और उसका एक टाइम रखें। उस टाइम पे आपने वो मेडिसिन लेनी है और हमेशा कीप अ चेक ऑन योर मेडिसिन्स, कि आपने अपनी मेडिसिन्स पे चेक रखना है कि आपकी कोई डोज तो स्किप नहीं हुई, आपने ये वाली मेडिसिन लेनी थी, ये ली है या नहीं ली, इसका आपने खुद से भी ख्याल रखना है। फिर आपके जो केयर गिवर हैं वो आपका इसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि अपने फॉल्स को सीरियस लेना है, यानी कि आप देखें कि अगर आप इस तरफ से गलत तरीके से उठ रहे हैं और गिरने के आपके चांसेस हैं तो उसका ख्याल रखें। आपने इस तरफ से नहीं उठना, आपका अगर इस तरफ से मतलब कि जैसे आपके दूसरे स्पोर्ट की तरफ से हाथ है या आप गलत तरीके से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एकदम खड़े हो रहे हैं, आपको गिरने का ख़तरा होता है या बाज़ दफ़ा आप गिर भी गए हैं, उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान पहले खुद रखता है, फिर आपके केयर गिवर आपका ख्याल रखते हैं। उसके बाद आपने अपने सिम्टम्स पर भी फोकस करना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करनी और बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स नहीं कर देना। उससे क्या होता है कि अगेन रीअकरेंस जो है स्ट्रोक की, उसके भी चांसेस होते हैं। आपने हमेशा अपने साइंस देखने हैं कि आपको अनदर स्ट्रोक की तरफ आप ना जा रहे हो, इसीलिए अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखना चाहिए। स्ट्रोक के अंदर मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज है आपका फिज़िकल एक्टिव होना, यानी कि आपकी वॉकिंग। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ वॉक करें, वो भी आपको हेल्प करेगी। आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, उससे आपकी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और आपके मसल्स के अंदर कोई जान आएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सबसे पहले आपने खुद ख्याल रखना है, दूसरा जो है वो फिर आपके केयर गिवर आपका ख्याल रखेंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जा रही हैं आप लोगों के साथ कि स्ट्रोक के अंदर आर्म और हैंड की किस तरह से एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले टिपिकली स्ट्रोक के अंदर हमारा फोकस होता है कि जेंटल रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करवाई जाएं।
उसका फ़ायदा क्या होता है कि उससे आपकी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप जैसे ये देख रहे हैं, ये अब इस हाथ से मूव कर रहे हैं, इनका हाथ बहुत ज़्यादा स्पास्टिक पैटर्न में अकड़ा हुआ था। अब हमने उसको मसल स्टिमुलेशंस दे के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाकर, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा, अब हम आ गए हैं इनकी जेंटल रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस के ऊपर। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस करवाने का हमारा एम क्या होता है कि इनकी एक तो रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो, यानी कि इनका बाजू नॉर्मल रूटीन में भी मूव करना स्टार्ट करे, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो और साथ में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपका तवाज़ुन जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन एक्सरसाइजेस को करवाने का हमारा मकसद क्या होता है, हम पेशेंट को इन एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि जब वो इस चीज़ के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि रीच करना किसी चीज़ को, ग्रास्प करना, ओपनिंग क्लोजिंग, हाथ को बंद करना खोलना, उसके बाद रिस्ट की रोटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं लाइट वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस में। अब इसके अंदर हमने इनकी जो एडिशन ऐड किया है, ये हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को ऐड किया है, जो हम जेंटल और रेपिटेटिव करवा रहे हैं। इसके अंदर इस हाथ को हमने मेनली इन्वॉल्व करने का इनको कहा कि आपने जो है वो इस हाथ को मूव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पहले इनका स्पास्टिक यानी कि साइनर्जिक पैटर्न होता है, अंदर के जो हमारे मसल्स होते हैं बॉडी के करीब वाले, वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ का हाथ जिस्म के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। सो उसको दूर करने के लिए हम जो है वो जिस्म से दूर रहने वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं। पहली एक्सरसाइजेस में हमने इनको कहा कि आप बॉल को सिर्फ दबाएं और आगे पीछे करें। अब हम इनको साइड रोटेशंस करवा रहे हैं। देखिए, इस हाथ को हमने बिल्कुल बेसूद नहीं छोड़ना, इसकी हमने मूवमेंट करवानी है ताकि ये हाथ बेहतर रहे, क्योंकि अब इनका हाथ सीधा हो गया है। अब हम इनको जेंटल रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं ताकि इनकी जो कहीं भी स्पास्टिसिटी, अकड़ाव खड़ा हुआ है, जो इनके हाथ को अभी भी प्रॉब्लम में लेकर चला जाता है, वो बेहतर हो। देखिए, हमने इसके अंदर माइंडफुल एक्टिविटीज़ करवानी है, यानी कि आपके माइंड को भी हमने इसमें स्टार्ट के अंदर से ही आपको इन्वॉल्व रखना है। यानी कि एक तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, एक आपकी माइंड की है, यानी कि आप अपने दिमाग को भी इस चीज़ में एक्टिव करें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आप पेशेंट के साथ इंगेज रहें, कि पेशेंट को कहें कि आप करें करें, शाबाश करें। जितना आप इनकरेज करेंगे उतना वो इसमें बेहतरी लाते रहेंगे। अब इस हाथ को अगर हम छोड़ दें तो ये हाथ कुछ अरसे बाद एट्रोफी में चला जाएगा, यानी कि मसल्स, गोश्त, उसका जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मसल अपना वज़न छोड़ने लग जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और एंड पे क्या होता है कि वो सिर्फ खाली हड्डी बच जाती है। वो किस वजह से होता है कि वो मसल एट्रोफी की तरफ चला जाता है, यानी कि मसल्स ने अपना गोश्त का जो वज़न है वो कम कर दिया, वो सुकड़ गया और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो हम इसके अंदर ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करते हैं। स्टार्ट में हमने जेंटल रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करवाई, अब हम इसके अंदर क्या है कि हम ग्रेजुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट में हमने सिंपल मूवमेंट्स करवाई, अब उनको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं डिफ़िकल्ट मूवमेंट की तरफ, जिससे इनका क्या फ़ायदा होगा कि इनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी और साथ में स्ट्रेंथ बेहतर होगी, और इनका माइंड जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। अब इसके अंदर देखें कि हमने बॉल अभी रखी है, हल्का वज़न, और उसके बाद इनको इस हाथ से करने का कहा है कि आप जो है वो अपने हाथ से इसको इकट्ठा करें। देखें, जब इसको इकट्ठा किया जाएगा तो इसमें 3 से 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें हमारे पास इनका फोकस, इनके ब्रेन की एक्टिविटी, लर्निंग, और साथ में फ़िज़िकल एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें जब कॉम्बिनेशन मेथड में होती हैं तो पेशेंट जो है वो इस चीज़ को फ़ील करता है। फ़ील करने के बाद वो इसको करने की कोशिश करता है। अब इसमें हमने इनको जो है कहा कि आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से इकट्ठा करें और बॉल को अपने करीब करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज बेसिकली फंक्शनल एक्सरसाइजेज हैं फिर हमारे पास। फंक्शनल एक्सरसाइजेज में हम क्या करते हैं, हम एवरीडे टास्क की जो चीज़ें हैं, लाइक किसी चीज़ को पकड़ना, पकड़ के उठाना, टर्न करना, कोई दरवाज़ा खोलना, किसी चीज़ को उठाना, और साथ में हमारे जो बर्तन हैं, हमारे गिलास हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको किस तरह से पकड़ना है और मूव करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें करवाते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करे और साथ में जो है वो उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ बने। अब इसके अंदर क्या है कि इनका जो हाथ था पहले बिल्कुल मुड़ा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी फिंगर्स जो हैं वो वर्किंग में आई हैं। सो हमने इनके साथ अब फंक्शनल एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट की हैं। अब फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने से क्या होगा कि एक तो इनका ब्रेन बेहतर होगा ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो, कोई दिमाग से यहाँ पर कनेक्शंस वापस आएँ और इनके हाथ की हरकत बेहतर हो। अब इसके अंदर हम आहिस्ता-आहिस्ता इनको किस तरफ लेकर जाएँगे, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ में हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता-आहिस्ता अफेक्टेड आर्म को टेबल या चेयर पर रखते हैं और कहते हैं कि इसको मूव करें, यानी कि हाथ से आप गोल दायरे ही बनाएं, बेशक आगे पीछे करें और मतलब कि अपने हाथ से कोई चीज़ उठाएं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे पास स्लाइड वेट बेयरिंग में आ जाती हैं। सो इसके अंदर हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है पेशेंट की मोबिलिटी, यानी कि उसके जो आर्म की मोबिलिटी है उसको बेहतर करना। सो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इन चीज़ों को घर में रहकर करें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी एट्रोफी होगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और आपका जो मसल है वो अपना साइज़ कम करना शुरू कर देगा। सो इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ आती हैं जो हम स्पेसिफिक करवाते हैं। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ में देखें कि हमने फिंगर्स को प्लेस किया है काउच पे और हम रिस्ट को मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्ट्रेचिंग जेंटल स्ट्रेच देंगे कि इनकी जो मसल्स की टाइटनेस है, इनके जो टेंडन टाइट हैं, वो टेंडन जो है वो स्ट्रेच होकर खुलें और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो। देखिए, स्लाइड जेंटल स्ट्रेचिंग जो है वो निहायत ज़रूरी होती है स्ट्रोक पेशेंट के लिए, क्योंकि सारा दिन एक ही पोजीशन में हाथ, बाजू और रिस्ट जो है वो रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वो चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर रुक जाती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करने के लिए हमें जेंटल स्ट्रेचिंग्स देनी पड़ती हैं फिंगर्स पे, रिस्ट पे और इनकी एल्बो पे। सो अब जो है वो इनको जेंटल जो है वो स्ट्रेचिंग्स दी जा रही हैं ताकि इनकी जो उंगलियां हैं वो कैपेबल हों मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेच नहीं करेंगे तो फिंगर्स एक पोजीशन में रह के वहाँ पर टाइट हो जाती हैं। सो हमें रोज़ की बुनियाद पर इनकी जो है वो स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। आप भी एज अ केयर गिवर, अगर आपके पास स्ट्रोक पेशेंट हैं या आप खुद स्ट्रोक पेशेंट हैं, तो अपने केयर गिवर को कहें कि इस तरह से हल्की हल्की आपकी फिंगर्स को मूव करें, या आप खुद कोशिश किया करें कि अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्लाइड ट्रैक्शन दिया करें, यानी कि थोड़ा सा खिंचाव देकर और ऊपर की तरफ उठाएं। इसे ट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि आपकी ट्रैक्शन भी होगी, आपके जो जोड़ के दरमियान स्पेस है वो भी बेहतर होगी और साथ में आपका मसल खिंच के रिलैक्स होगा और आपकी इससे फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। सो ये एक्सरसाइजेज हमारे पास जो हैं ये बेसिकली मसल की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। अब जब हमने इनकी रिस्ट को बेहतर किया तो अब हम इनकी फिंगर्स पर वर्क कर रहे हैं। फिंगर्स को हमें स्ट्रेच देने से क्या होगा कि इनकी एक तो ग्रिप बेहतर होगी, दूसरा ये चीज़ों को पकड़ अच्छे तरीके से सकेंगे, क्योंकि अभी जो है वो फिंगर्स आगे से जो है वो मुड़ जाती हैं। जो उंगलियों के दरमियान वाला जोड़ होता है वो हमेशा ही पेशेंट्स का इकट्ठा रहता है, क्योंकि उंगलियां उसी एंगल में इकट्ठी रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि पेशेंट का वही जोड़ वहाँ पर रुक जाता है। अब हमें उस जोड़ को जेंटल स्ट्रेच देना होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो जोड़ जो है वो हेल्दी हो, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और साथ में क्या है कि वो हिस्सा नरम हो। जब तक वो हिस्सा नरम नहीं होगा तब तक जो है वो मूवमेंट सही तरीके से पेशेंट नहीं कर सकेगा। सो दीज आर द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आप एक पेशेंट्स को करवा सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद अब हम मोटर स्किल एक्सरसाइजेस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो अब इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करें। ये हमारे पास आती हैं मोटर स्किल एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस का मकसद क्या होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि आपकी पूरी बॉडी की इसके अंदर अटेंशन हो, आपका फोकस हो और आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। जब तक आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बेहतर होगी तब तक आप कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमेशा हमारा जो गोल है ब्रेन को हील करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं उसमें हमारा गोल ये होता है कि हम हाईली रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करवाएं, यानी कि टास्क स्पेसिफिक हो। अब इसके अंदर हमने इनको टास्क दिया है कि आपने जो है वो टास्क के मुताबिक, टास्क इनका क्या है कि आपने उंगलियों से इकट्ठा करके इस कपड़े को अपनी तरफ खींचना है ताकि ये फुटबॉल आपके पास आए। इसके अंदर हम स्ट्रोक पेशेंट को किस तरह हेल्प करते हैं कि हम उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि आपके दिमाग का कनेक्शन, यानी कि आपके दिमाग की जो तारें आपके हाथों में आ रही होती हैं वो टूट जाती हैं, उनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से जब स्टिमुलस और मूवमेंट जाती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करती है। आपके ब्रेन को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो रिवायरिंग करे, यानी कि जो हिस्सा उसने छोड़ दिया था अब दोबारा से उसे वायर करने की कोशिश करे।
एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर पेशेंट करेगा तो वो जल्दी रिकवर होता है। उसके अंदर कुछ एडवाइजेज़ हैं पेशेंट के लिए कि हमेशा उन्होंने अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं तोड़ने। पेशेंट जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं वो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। नो, जब आप अकेले हो जाते हैं तो आप मज़ीद परेशान हो जाते हैं। सो आपने अपने जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मेंटेन रखना है और अपने आप को कोशिश करनी है कि एक्टिव रखना है, ना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। अभी हमारे एक पेशेंट हैं दाऊद जान साहब जो 4 सदा से हैं। बेसिकली उनकी भी यही कंडीशन थी। उनको 2 to 3 ईयर्स बैक स्ट्रोक हुआ था। अब उनकी क्या है कि हैंड की मूवमेंट्स बहुत डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है। देखिए, जो आपकी टांग बच गई है आप उसका ख्याल रखें, उसकी मूवमेंट करें, अपने हाथ की आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस करवाते रहें और वो खुद भी करते रहें ताकि आपका हाथ चलता रहे। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपके हाथ के अंदर बेहतरी आती है और आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक थोड़ा सा ज़रा आपके लिए एजुकेशन भी थी, साथ में आपके हाथ और बाजू की एक्सरसाइजेस भी बताई गई कि किस तरह हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ। फिर हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस पे आते हैं, साथ में हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं और उसके बाद कुछ मोटर स्किल एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस का मकसद ये होता है कि आपको जल्दी रिकवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, लाइक एंड कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता हो कि हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है और आप अपनी कंडीशन के मुताबिक भी मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।